Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department, Rotary Institute of Management and Technology Chandosi welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss about the concept of process of selecting a renowned and successful brand name. आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि हम किस पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करते हुए एक रिनाउंड और सक्सेसफुल ब्रांड नेम को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक सक्सेसफुल ब्रांड और रिनाउंड ब्रांड को फॉलो करना दैट इज रिक्वायर्ड बाय ईच एंड एवरी कंपनी। तो इसके लिए हर कंपनी को एक प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए। इस प्रोसेस के बेसिस पर एक सक्सेसफुल ब्रांड नेम को सिलेक्ट किया जा सकता है। तो क्या है वो प्रोसेस? लेट अस हैव अ लुक। स्टेप नंबर फर्स्ट, recognize the role of brand within the corporate branding strategy and the relation of brand to other brands and products. Also define the role of brand within entire marketing program. सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है? सबसे पहले स्टेप में आपको ब्रांड के रोल को रिकॉग्नाइज करना है अंडर कॉर्पोरेट ब्रांडिंग स्ट्रेटजी। जो आप ब्रांडिंग स्ट्रेटजी डेवलप कर रहे हो कॉर्पोरेट की, उस कॉर्पोरेट ब्रांडिंग स्ट्रेटजी में आपके ब्रांड का रोल क्या होगा, पहले तो आपको उसको रिकॉग्नाइज करना है। इसके बाद आपको ये डिफाइन करना है कि उस ब्रांड का अदर ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स के साथ में क्या रिलेशन रहेगा, और उस रिलेशन के साथ साथ एंटायर मार्केटिंग प्रोग्राम में ब्रांड के रोल को भी आपको प्रॉपर्ली डिफाइन करना है। क्योंकि एक बार आप रोल को डिफाइन कर देते हो ब्रांड के, उसके बाद आगे के स्टेप्स को फॉलो करना दैट बिकम्स वेरी इजी। ओके, द सेकेंड स्टेप इज जनरेशन ऑफ मल्टीपल नेम्स। इस स्टेज में फर्म मल्टीपल ब्रांड नेम्स को जनरेट करती है, और इस मल्टीपल ब्रांड नेम्स को जनरेट करने के लिए वो डिफरेंट रिसोर्सेज का यूज़ कर सकती है। जैसे वो ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ कर सकती है, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल्स पर वर्क करने वाले एम्प्लॉयज़, जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, या जो उसके ऑपरेटिंग स्टाफ है, इन पर्टिकुलर लेवल में वर्कआउट करने वाले डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के हेल्प से वो ब्रांड नेम को सजेस्ट कर सकती है। या फिर जो उसके मार्केट में करंट कस्टमर्स हैं उनसे भी वो ब्रांड नेम सजेस्ट कर सकती है, पोटेंशियल कस्टमर से भी ब्रांड नेम को सजेस्ट कर सकती है, डिफरेंट मार्केटिंग एजेंसीज वर्कआउट कर रही हैं उनसे भी सजेस्ट कर सकती है, या जो प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर उन सबसे भी वो ब्रांड नेम को सजेस्ट कर सकती है। इस प्रकार डिफरेंट सोर्सेज का यूज़ करते हुए यहाँ वो मल्टीपल ब्रांड नेम्स को जनरेट करती है। एक बार उसके पास मल्टीपल ब्रांड नेम्स कलेक्ट हो जाते हैं, देन इट इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेप नंबर थर्ड। एंड स्टेप थर्ड इज स्क्रीनिंग ऑफ नेम्स ऑन बेसिस ऑफ ब्रांडिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड मार्केटिंग कंसिडरेशंस। यानी कुल मिला के अब यहाँ पर आपको स्क्रीनिंग करनी है, क्योंकि जितने भी ब्रांड नेम्स आपने कलेक्ट किए हैं हर ब्रांड नेम को आप अपने ब्रांडिंग के तौर पर इंक्लूड नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, उसमें से किसी एक ब्रांड को सिलेक्ट करना है। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, उन ब्रांड्स में से स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी सेलेक्टेड ब्रांड्स को फॉलो करने के लिए, और उस स्क्रीनिंग के लिए आप पैरामीटर लेके चलते हो। क्या क्या आपके ब्रांडिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एक पहला पैरामीटर हो गया। दूसरा, आपके मार्केटिंग कंसिडरेशंस क्या है, यानी कि ये दो पैरामीटर्स फॉलो करते हुए आप डिफरेंट ब्रांड नेम्स को इवेल्युएट करते हो, और जो इस इवेल्युएशन पर सक्सेसफुली पास हो जाती हैं उन ब्रांड नेम्स को आप अपनी सिंक्रोनाइज्ड लिस्ट में इंक्लूड कर लेते हो। यानी कि अब आपके पास क्या होगा, अब आपके पास जो ब्रांड्स नेम होंगे वो पहले के कंपैरिजन में कम रह जाएंगे, सेलेक्टेड ब्रांड नेम्स होंगे जिनकी इफेक्टिवनेस मैक्सिमम होगी। ओके, अब आपको क्या करना है, उनमें से भी किसी एक ब्रांड को ही एक ही ब्रांड को सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए आप क्या करते हो, यू आर मूविंग टुवर्ड्स द स्टेप नंबर 4। इस स्टेप पे क्या करते हो आप, गैदरिंग मोर एक्सटेंसिव डिटेल्स ऑन ईच ऑफ द फाइनलाइज्ड नेम। जितने भी नेम आपने फाइनलाइज किए हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी नेम्स आपने फाइनलाइज किए हैं, उन सारे नेम्स के रिगार्डिंग आप एक्सटेंसिव डिटेल्स को गैदर करते हो, और इस एक्सटेंसिव एक लीगल सर्च करते हो आप, है ना, और एक सिक्वेंशियल वे में इस इंटरनेशनल लीगल सर्च को फॉलो करते हुए आप क्या करते हो, इनकी एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करते हो। ठीक है, मान लीजिए आपने 10 नेम्स को फाइनलाइज किया, तो इन 10 नेम्स को आप क्या करोगे, एक्सटेंसिव इंटरनेशनल लीगल सर्च के बेसिस पर इनकी एक डिटेल्ड स्टडी फॉलो करोगे। डिटेल्ड स्टडी का रिजल्ट निकल कर आएगा, और उस रिजल्ट के बेसिस पर जो फाइनल नेम्स हैं, 2 या 3 नेम होंगे, उनको आप फाइनली सेलेक्ट कर लोगे।
अब आप क्या करना है, जो 2 या 3 नेम आपने सेलेक्ट किए हैं इसके लिए आप स्टेप नंबर 5 में जाओगे। अब आप कंज्यूमर सर्वे को कंडक्ट करोगे। कंज्यूमर सर्वे को कंडक्ट करने के लिए मतलब उनके बीच में अपने एक ब्रांड नेम को लेकर जाओगे और उनका फीडबैक जानोगे कि कंज्यूमर्स का फीडबैक क्या है, क्या वो उस पर्टिकुलर ब्रांड नेम के बेसिस पर कंपनी के प्रोडक्ट कैटेगरी को पहचान पा रहे हैं, क्या वो उनके लिए रिमेंबर करना इजी है, यानी कि एक ब्रांड के जो भी प्रॉपर एसेंशियल्स हैं अगर वो ब्रांड नेम उन पर्टिकुलर एसेंशियल्स को फुलफिल कर रहा है तब तो उसको आप फाइनली एक ब्रांड के तौर पर यानी कि ब्रांड नेम के तौर पर सेलेक्ट कर लोगे, अदरवाइज यू विल रिपीट दिस प्रोसेस अगेन। ओके, मतलब कुल मिला के क्या है, आपको ये देखना है कि क्या वो ब्रांड कंज्यूमर्स याद रख पा रहे हैं, क्या उनके लिए एक मीनिंगफुलनेस है उस ब्रांड का, क्या उसके बेसिस पर वो प्रोडक्ट कैटेगरी को डिफाइन कर पा रहे हैं, क्या उसके बेसिस पर वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिफाइन कर पा रहे हैं। तो ये आप कंज्यूमर सर्वे में ही पता कर पाते हो। इसके बाद आप मूव करते हो स्टेप नंबर 6 पर। नाउ द मैनेजमेंट कैन फाइनलाइज दैट ब्रांड नेम दैट मैक्सिमाइजेस द ऑर्गेनाइजेशंस ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड देन फॉर्मली रजिस्टर द ब्रांड नेम। यानी कि अब क्या करते हो आप, उनमें से किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड नेम को फाइनली सेलेक्ट कर लेते हो जो ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांडिंग और मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को मैक्सिमम लेवल तक ले जाने में कैपेबल होती है और फिर इस ब्रांड नेम को फाइनली रजिस्टर कर लेते हो। इस तरीके से आपका एक ब्रांड नेम फाइनलाइज हो जाता है। ओके, now we move towards the next topic of brand, that is the classification of brands। ब्रांड्स को हम डिफरेंट बेसिस में क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके लिए मैंने 4 बेसिस को सिलेक्ट किया है और उसके बेसिस पर ब्रांड्स को कैटेगराइज किया है। पहला बेस है अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप, सेकंड बेस इज अकॉर्डिंग टू द मार्केट एरिया, द थर्ड वन इज द अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड द फोर्थ वन इज अकॉर्डिंग टू द यूज। पहले हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पर हम ब्रांड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 2 टाइप्स आर देयर ऑफ ब्रांड्स अकॉर्डिंग टू ओनरशिप। द फर्स्ट वन इज द मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड एंड सेकेंड वन इज द मिडिल मैन्स ब्रांड। पहले बात करते हैं मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड की। व्हेन एनी ऑफ द मैन्युफैक्चरर यूजेस हिज ओन नेम एज ब्रांड फॉर इट्स प्रोडक्ट देन इट इज नोन एज द मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड। यानी कि जब कोई मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट के लिए एक ब्रांड का नाम यूज करता है तो हम उस पर्टिकुलर ब्रांड को मैन्युफैक्चरर की ब्रांड का नेम देते हैं, यानी कि उसको हम मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फिलिप्स की बात करें तो फिलिप्स डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स डेवलप करती है, जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट, टेलीविजन्स एंड सो ऑन। तो फिलिप क्या है, फिलिप्स इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर भी कर रही है और अपने ब्रांड नेम यानी कि फिलिप्स के बेसिस पर मार्केट में सेल भी कर रही है। तो जो फिलिप ब्रांड है दैट इज द मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड। ऐसा ही एलजी, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है और एलजी के नेम से प्रोडक्ट्स को सेल करती है। सोनी, गोदरेज, टाटा, रिलायंस, दीज ऑल आर द मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड, क्योंकि ये इसी पर्टिकुलर ब्रांड के अंडर में डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करके उन्हें सेल करती हैं। इसी वजह से इन्हें हम मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड के नाम से जानते हैं। ओके, नाउ टॉक अबाउट द सेकंड वन। सेकंड वन इज द मिडिलमैन्स ब्रांड। मिडिलमैन ब्रांड क्या होती है, व्हेन a manufacturer does not use any brand for his product and his middlemen like distributors, wholesalers, retailers sell the product under their own brand, then it is known as the middleman's brand। यानी कि मैन्युफैक्चरर जब प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करे और उसके लिए कोई भी ब्रांडिंग फिक्स ना करे, यानी कि नॉर्मल वे में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है और जब इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास ये प्रोडक्ट आता है तो वो अपने ब्रांड के अंडर में इस प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तब ये मिडिलमैन्स ब्रांड बन जाती है। ये कब पॉसिबल है, ये ब्रांड पॉलिसी तब अडॉप्ट की जाती है जब होलसेलर्स और रिटेलर्स का जो मार्केट है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका मार्केट इतना स्ट्रांग नहीं होता है। उस केस में क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स लार्ज स्केल पर प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं और इन इंटरमीडिएट्स को अवेलेबल कराते हैं और ये अपने ब्रांड नेम में इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। देखा होगा आपने वूलन हौजारी जो वूलन क्लॉथ्स को सेल किया जाता है या कभी कभी मार्केट में वूलन क्लॉथ सेल किए जाते हैं, तो इन पर किसी भी पर्टिकुलर एक कंपनी अपने ब्रांड के नेम पर के बेसिस पर इसको सेल नहीं करती है, बल्कि मिडिलमैन्स अपने ब्रांड के बेसिस पर इसको सेल करते हैं।
डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज होते हैं लोकल लेवल पर, स्पोर्ट्स गुड्स होते हैं, ये सब लोकल लेवल पर प्रोड्यूस किए जाते हैं, इनकी कोई ब्रांडिंग नहीं होती है, ठीक है। और जो रिटेलर्स होते हैं या जो होलसेलर्स होते हैं वो अपनी ब्रांडिंग के बेसिस पर इनको सेल करते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं, मिडिल मैन्स ब्रांड में काउंट किए जाते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द बी पार्ट, अकॉर्डिंग टू द मार्केट एरिया। मार्केट एरिया के बेसिस पर ब्रांड को हम ये 5 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, लोकल ब्रांड, प्रोविंशियल ब्रांड, रीजनल ब्रांड, नेशनल ब्रांड एंड इंटरनेशनल ब्रांड। क्या होती हैं, पहले हम बात करते हैं लोकल ब्रांड की। व्हेन अ ब्रांड इज यूज्ड फॉर अ लोकल मार्केट ओनली देन इट इज नोन एज द लोकल ब्रांड। अंडर दिस टाइप ऑफ ब्रांडिंग मैन्युफैक्चरर यूजेस डिफरेंट ब्रांड्स फॉर इट्स प्रोडक्ट इन डिफरेंट मार्केट्स। यानी कुल मिला के जब एक लोकल मार्केट में ब्रांड को यूज किया जाता है, यानी केवल एक लोकल मार्केट को कवर कर रहे हो आप, तो जो आपकी ब्रांड है वो लोकल ब्रांड में काउंट की जाएगी। इसी तरह से अगर आप एक प्रोविंशियल बेसिस पर या एक स्टेट के बेसिस पर एरिया को कवर करके अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हो, तो जिस ब्रांड के थ्रू ऐसा आप कर रहे हो वो आपकी प्रोविंशियल ब्रांड बन जाती है। अगर आप एक रीजनल यानी कि एक रीजन को कवर करते हो, यानी कि 2 और मोर देन 2 स्टेट्स वो आपके द्वारा कवर की जाती हैं, तो आपकी ब्रांड रीजनल ब्रांड में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर आप ऑल ओवर कंट्री में ऑपरेट कर रहे हो और पूरे एरिया को कवर करते हुए प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो अंडर अ पर्टिकुलर ब्रांडिंग, तो वो आपकी ब्रांड नेशनल ब्रांड में कन्वर्ट हो जाती है। और जब आप एक से ज़्यादा कंट्रीज में ऑपरेट कर रहे हो, यानी कि आप इंडिया में, जैसे सपोज करिए इंडिया में कोई ब्रांड सेल की जा रही है और वो इंडियन ब्रांड है, अगर वो इंडियन ब्रांड फॉरेन कंट्रीज में जाकर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना स्टार्ट कर दे, तो वो क्या बन जाती है, दैट बिकम्स इंटरनेशनल ब्रांड। पॉइंट इज क्लियर। तो दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट एरिया कवर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। जो एरिया कवर किया जाता है उसके अकॉर्डिंग ब्रांड उस लेवल में इंक्लूड कर ली जाती है। क्लियर। नाउ कम टू द सी पार्ट, दैट इज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के बेसिस पर ब्रांड को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज द इंडिविजुअल ब्रांड, सेकंड वन इज द फैमिली ब्रांड एंड थर्ड वन इज द प्रोडक्ट लाइन ब्रांड। इंडिविजुअल ब्रांड क्या होती है, व्हेन अ मैन्युफैक्चरर यूजेस डिफरेंट ब्रांड्स फॉर ऑल ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर है, वो डिफरेंट वैरायटी के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहा है और हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए वो एक अलग ब्रांड नेम सेलेक्ट करता है, तो हम उसको इंडिविजुअल ब्रांडिंग का नाम देंगे। जैसे अगर मैं मारुति लिमिटेड की बात करूं, तो मारुति लिमिटेड डिफरेंट ब्रांड्स के नेम से अपने 4 व्हीलर्स को मार्केट में उतारती है, जैसे मारुति जैन, मारुति अल्टो, वैगनार, वर्सा एंड सो ऑन। ये मारुति लिमिटेड के प्रोडक्ट्स हैं, तो जितने भी 4 व्हीलर्स हैं हर किसी के एक अलग ब्रांड नेम फॉलो किया जाता है, इसी वजह से इसको हम इंडिविजुअल ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। या जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी है, ये अपने डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस में डिफरेंट ब्रांड के नाम से प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराती है। जैसे इसका सोप कैटेगरी में लाइफ बॉय, लक्स, रैक्सोना, डव, ऐसी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और हर किसी के लिए वो एक अलग नाम ब्रांड नेम सेलेक्ट करती है, तो हम इसको इंडिविजुअल ब्रांड का नाम देते हैं। दूसरा है इसके अंदर फैमिली ब्रांड। फैमिली ब्रांड का मतलब क्या होता है, व्हेन any of the manufacturer uses a single brand for all of its products and for all the segments of its market, then it is known as a family brand। यानी कि जब एक मैन्युफैक्चरर एक सिंगल ब्रांड नेम को यूज करके अपने सारे प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है इन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट, तो हम इसको फैमिली ब्रांड के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल LG की बात करते हैं, LG एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को डेवलप करती है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में वो टीवी, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, AC और भी वो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है और उसको वो केवल LG ब्रांड नेम के अंडर में ही सेल करती है। तो LG क्या है, ये एक फैमिली ब्रांड हो गई। बजाज ये क्या है, एक फैमिली ब्रांड है। अमूल क्या है, एक फैमिली ब्रांड है। तो इस तरह से ब्रांड नेम केवल एक ही है और इसके अंडर में डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स को सेल किया जा रहा है, देन इट इज नोन एज द फैमिली ब्रांड। पॉइंट क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज द प्रोडक्ट लाइन ब्रांड। ये क्या होती है, व्हेन द बिजनेस और इंडस्ट्रियल हाउसेज यूज डिफरेंट ब्रांड नेम्स फॉर देयर डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स। यानी कि जब कोई भी मैन्युफैक्चरर डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स के लिए डिफरेंट ब्रांड नेम्स का यूज करता है, तो हम उसको प्रोडक्ट लाइन ब्रांड का नाम देते हैं। ओके, तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू यूज की। इसमें 2 कैटेगराइजेशन है। द फर्स्ट वन इज द फाइटिंग ब्रांड एंड सेकंड वन इज द कॉम्पिटिटिव ब्रांड। ये क्या होती है, फाइटिंग ब्रांड। Suppose that there is a bit tough competition in the market and any of the producers just want to introduce a new product which is having unique features। यानी कि एक प्रोड्यूसर यूनिक फीचर के साथ में मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहता है, जबकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो क्या होगा, वो अपने एक
पोजीशन को मेंटेन करना चाहेगा विद यूनिकनेस, तो ऐसी ब्रांड को हम फाइटिंग ब्रांड का नाम देंगे। क्लियर। और दूसरी थी कॉम्पिटिटिव ब्रांड। कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या होता है, मार्केट में एक ब्रांड ऐसी अवेलेबल है जो वो पर्टिकुलर फीचर्स रखती है जो उसके कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट में है, तो ऐसी ब्रांड को हम कॉम्पिटिटिव ब्रांड का नाम देते हैं। क्लियर। सो दीज ऑल आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ ब्रांड्स। ओके, थैंक यू।